वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले कुछ वीडियोस के बाद कुछ लोगों का कुछ सवाल थे, तो मैंने सोचा एक बार थोड़ा सा बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो है उसको एक वीडियो में कवर करने की कोशिश कर लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स जब मैं यूज करता हूं तो क्या वो हैं, क्या उनके मायने हैं, इस पे सवाल खड़े हो जाता है। आप एक बात ध्यान रखना कि जब भी किसी भी कुंडली को स्टडी करना होता है या जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें 5 अंगों की जरूरत पड़ती है। वो 5 अंग कौन कौन से हैं इसको देख लीजिए। कुंडली जब बनेगी तो कुंडली में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं हाउस। इसी को हम हिंदी में कह रहे होते हैं भाव। ठीक। दूसरा जो है वो अंग है, वो है साइन, जॉडिक, राशि। तीसरा जो अंग है वो है खुद में अपने आप प्लैनेट। ठीक है, ये 3 मेजर चीजें हैं जो ऊपर से दिखती हैं और ये किसी भी जन्म कुंडली के अंदर फिक्स होकर मिलती है। ठीक है, टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से ये सारी की सारी चीजें फिक्स होकर हमें मिल जाती हैं। इतनी चीजें हमें बिल्कुल फिक्स नजर आती हैं। चौथा जो होता है वो होता है आपका दशा। ये जो है ये भी प्लेनेटरी पीरियड है और ये फिक्स हो जाती है। आप कभी भी किसी भी कुंडली को खोल के देख लीजिए, आपको उस कुंडली के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, इसमें आपके पास 12 भाव होंगे। 12 भाव के अपने अपने 12 अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम रीड कर रहे होते। मान लीजिए मैं यहाँ पे अब हर बार 1 नंबर से लिखता हूं, चलो अभी भी एक ही से लिख देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये 12 जो लिख रहे हैं ये 12 हाउसेस हैं। ठीक है, इन 12 भाव के अंदर कोई सी भी राशियां आ सकती हैं, जरूरी नहीं हमेशा 1 नंबर से लिखा हो। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से लेके 12 नंबर तक यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। वो राशियों का नंबर होता है। जहां मैंने 1 नंबर लिखा है वो हमेशा पहला भाव होता है। ठीक है, तो ये हाउसेस हैं, हाउसेस के अंदर आती हैं राशियां। ये भी जन्म के हिसाब से राशियां भी फिक्स होकर मिल रही होती हैं। फिर आपका जब जन्म होता है तो कोई भी ग्रह किसी ना किसी राशि, किसी ना किसी भाव में उस समय गोचर कर रहा होता है, यह भी फिक्स होकर मिलता है। और आपकी जब जन्म कुंडली बनती है तो वहीं से एक दशा शुरू होती है, वो भी आपको लिख कर ही मिलती है। तो इतनी चीजें जो हैं ये बिल्कुल फिक्स होती हैं। जो वेरिएबल है पूरी कुंडली का वो है आपकी गोचर, ट्रांजिट। ये ट्रांजिट जो है ये एक्चुअल में आज की करंट पोजीशन को बताने का काम करता है। गोचर जो होता है वो तात्कालिक परिस्थिति को बताने का काम करता है, जबकि बाकी के जो 4 फैक्टर्स हैं ये कांस्टेंट बने रहते हैं कुंडली के अंदर। आपकी कुंडली में ये जो कांस्टेंट फैक्टर है वो कैसे काम करते हैं, अब इसको थोड़ा सा समझने चलते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही सारी टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है। पहला भाव जो है ये हेल्थ के लिए, सेकंड खाना पीना वेल्थ के लिए, थर्ड हाउस करेज छोटे भाई बहनों के लिए, चौथा भाव जो है वो मन का सुख है, प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं वहां से। 5वां भाव जो है वो संतान भी है और वो विद्या भी है और वो प्रेम भी है। छठा भाव जो है ये सर्विस भी है, ये ऋण भी है, ये चोट भी है, ये शत्रु भी है। 7वां भाव जो है वो हमारे लिए जय भाव है, यानी कि सामने वाला जो दुनिया है उससे कनेक्शन है। यहां से ही हम अपने पार्टनर्स को भी देखते हैं और पार्टनर के साथ साथ मैरिज को भी देखते हैं, बिजनेस को भी देखते हैं, क्योंकि बिजनेस हम बाहर घर से बाहर हटके करते हैं तो उसके लिए भी 7th हाउस आता है। फिर आता है 8th हाउस। 8th हाउस का मतलब है रहस्य, खोज,
कहीं ना कहीं जो हमारी संतान उत्पत्ति के लिए भी 1.8 हाउस से भी कनेक्ट होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। फिर आता है 9th हाउस। 9th हाउस क्या है? वो है हायर लर्निंग्स, हायर नॉलेजेस। इसको फादर के लिए भी देखा जाता है, इसको लोग किस्मत के लिए भी देखते हैं। 10th हाउस जो है उसको हम कहते हैं कर्म का भाव। यहां से हम अपने स्टेटस को देखते हैं, क्योंकि आपके किसी भी कर्म के द्वारा आपका एक स्टेटस बन रहा होता है। इसके बाद जो 11th हाउस है वो क्या दिखाता है? गेन्स और आपकी अर्निंग्स। 12th हाउस का दिखाता है आपके एक्सपेंडिचर, आपके खर्चे या फिर विदेश या मानसिक परेशानियां। तो इस तरीके से ये भाव फिक्स हो गए। अब किसी भी कुंडली में ये भाव हमेशा यही दर्शाएंगे, भाव में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन चीजें कैसे बदलेंगी? अब यहाँ 1 नंबर लिखा था, मेष राशि लिखी थी सपोज, अब मैं इसको यहां से राशियों को बदल देता हूं। तो जैसे जैसे मैं राशियों को बदलूंगा ना, वैसे वैसे यहाँ की परिस्थितियां क्या होंगी, वो बदलती जाएंगी। और बहुत सारे लोग जो है इसी एक चीज में अपने आप को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं और सारी चीजों को जनरलाइज करने लगते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। अब ये क्या दर्शा रहा है? तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये जो लगन हम इस तरीके से पढ़ते हैं वो हमें एक इंडिकेशन देता है। वो ये इंडिकेशन देता है कि जब फर्स्ट हाउस के रिलेटेड कोई सवाल उठेगा, ठीक है, तो फर्स्ट हाउस के रिलेटेड जवाब देने की जिम्मेदारी, देखिए फर्स्ट हाउस है ये, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है। फर्स्ट हाउस से रिलेटेड जब कोई सवाल उठेगा तो उस कंडीशन में जिम्मेदारी कौन उठाएगा उसके जवाब देने की? इस राशि का स्वामी। 2 नंबर और 7 नंबर की राशि के स्वामी जो है वो होते हैं शुक्रदेव। तो इसका मतलब है कि जब कभी भी आपका टाइम ऑफ बर्थ फिक्स होता है और उसमें जो पहले भाव में राशि आती है वो सब कुछ फिक्स कर देती है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जैसे ही फिक्स हो गया तो इसके बाद के सारे हाउसेस के लॉर्ड भी फिक्स हो जाते हैं। इसीलिए लोग अक्सर लगन के आधार पर प्रिडिक्शंस करने लगते हैं, लगन के आधार पर। ठीक है, हम ऐसा मान सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, ये किसी का भी एक भाव जोड़ दे दिया। अपनी प्रैक्टिकलिटी के लिए मान लीजिए ये किसी शर्मा जी का भाव है, ठीक है, ये किसी शर्मा जी का घर है। तो अब क्या हुआ, आपने जैसे ही यहां पे देखा 2 नंबर, आपने कहा शुक्र मतलब शर्मा जी, तो वो उनका घर है। अब ये जो घर है इस पॉइंट के आगे पीछे दूसरों के भी घर उस हिसाब से हम फिक्स कर देंगे। यहाँ पे शर्मा जी रहते हैं या वर्मा जी रहते हैं या कोई दूसरा, यहाँ कोई दूसरा, ऐसे करके हमने क्या किया है, एक नंबर फिक्स कर दिया। आपका अपना मकान नंबर है, आगे वाले मकान नंबर उस हिसाब से चलते चले जाएंगे। इसी हिसाब से भाव को भी एक अधिपत्य फिक्स हो जाएगा। अभी यहाँ पे 2 नंबर था तो इनके हवाले था, अगर यहाँ 2 नंबर नहीं होगा तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, मान लीजिए 5 नंबर लिखा है तो सूर्य के हवाले है पहला भाव। ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअल में हाउसेस के लॉर्डशिप को फिक्स कर देता है। इसका मतलब कि जब भी किसी हाउस के रिजल्ट्स को देखना है तो जो भी वहां पे नंबर लिखा है उसके स्वामी को देखना है। ठीक है, यहां पे मान लीजिए हमें 10th हाउस के रिजल्ट को देखना है तो 10th हाउस में 11 नंबर लिखा है, कुंभ राशि लिखी है, तो कौन सा ग्रह आ जाएगा, तब आएगा शनि। ठीक है, इसमें ही हमें अगर मान लीजिए शादी का मैटर देखना है, 8 नंबर लिखा है शादी वाला भाव 7th हाउस, तो इसके लिए कौन को देखना पड़ेगा, वहां पे देखना पड़ेगा मंगल को। यह है सिचुएशन जो कि ये दोनों का काम है। पहला भाव फिक्स होगा 1 से 12, दूसरा राशियों ने क्या किया, राशियों ने उस भाव के स्वामियों को तय कर दिया। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होती। इसके बाद एक टर्म आता है जो मैं यूज करता हूं, जिसे मैं कहता हूं मिड पॉइंट लॉर्ड। मिड पॉइंट लॉर्ड या सबकॉन्शियस माइंड, मिड पॉइंट लॉर्ड या सब कॉन्शियस माइंड। ये वाला टर्म देने के पीछे मेरा क्या मकसद था कि हम जो है एक ही लगन दिन भर में 2 घंटे तक रहता है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो 2 घंटे के अंदर यही 2 नंबर को लेके पैदा हो जाएंगे, लेकिन उन सबके सोचने का ढंग उसी ही दिन में बदलता चला जाएगा। 2 घंटे के अंदर ही अगर 200 बच्चे भी जन्म ले लें
2 नंबर की राशि से, तो उन सबके जो सोचने का ढंग है वो बदलता जाएगा। वो कैसे बदलेगा, उसको बदलने का जो डिसीजन है वो कराता है ये मिड पॉइंट लॉर्ड। मिड पॉइंट लॉर्ड का कंसेप्ट एक्चुअल में क्या है, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये वहां पे मौजूद नक्षत्र की पोजीशन है। ठीक है, नक्षत्र की पोजीशन है। अगर हम ये माने कि एक राशि जो होती है, एक राशि जो है, एक साइन, उसमें 2.5 नक्षत्र होते हैं, 2.5 नक्षत्र होते हैं। तो ये जो 2.5 नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों के स्वभाव के हिसाब से ही आपके सोचने का ढंग होता है। जब कभी भी हम किसी कुंडली को मैच करने आते हैं तो हम उस नक्षत्र के स्वामी के हिसाब से आपकी थॉट प्रोसेस को मैच करते हैं। अब ये 2.5 नक्षत्र जो है, इसको भी लिखेंगे तो मान लीजिए ये है 2.5, 2.5 नक्षत्र है। ये 2.5 नक्षत्र में एक नक्षत्र जो होता है वो 4 पद में डिवाइड हो जाता है। तो पहला 4, फिर दूसरे वाले के लिए 4, और आखिरी बचा कितना है, आधा बचा है। आधा बचा है का मतलब 2 बचा है। ठीक, 0.5 यहां पर है, 4 उसमें आ रहे थे, तो ऑलमोस्ट 2 भी नहीं बचा, बल्कि सॉरी 1 बचेगा, क्योंकि 4 है तो इसमें 0.5 से आ रहा है। तो ये कुल मिला के हमारे पास आ जाता है कितना फिगर, 9 फिगर। नक्षत्रों का जो हम नवमांश की बात करते हैं ना, तो इस हिसाब से ये 9 फिगर्स आते। तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर लगन जिसमें एक राशि लिखी होती है, वो अपने आप में 9 विचारधाराओं के, 9 अलग अलग विचारधाराओं के व्यक्तियों को जागृत कर सकता है। ठीक है, 2 नंबर का ही लगन है। ठीक है, राशि जो लिखी है वो राशि अपने अंदर उस 2 घंटे में वो राशि आगे बढ़ जाती है। एक दिन के अंदर वो एक राशि जो कि 2 घंटे तक मौजूद है, वो 2 घंटे में 9 अलग अलग विचारधाराओं के जो बच्चे हैं वो जन्म ले सकते हैं। ये इस बात को दर्शाता है, इसीलिए मिड पॉइंट लॉर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार 2 लोग मिलेंगे, दोनों की राशियां सेम होंगी, लेकिन दोनों का सोचने का ढंग बदल जाएगा। ये बहुत ही माइन्यूट लेवल है, यहां तक तो मैं अभी आपको लेकर ही नहीं आया। ठीक है, ये नक्षत्र पद के कंडीशंस को देखते हैं, जबकि हम अभी नक्षत्र के ही लेवल पे रखते हैं। नक्षत्र के लेवल पे क्या होगा, किसी भी राशि के अंदर दूसरे ग्रहों के नक्षत्र आते हैं। मान लीजिए 2 नंबर की राशि अगर एग्जाम्पल पे ले रहे हैं, तो यहां शुरुआत होती है सूर्य से, फिर आता है चंद्रमा का नक्षत्र, फिर आता है हमारे पास मंगल का नक्षत्र। तो भले ही जो आपका बाहर का आउटलुक है, शर्मा जी का घर का बाहर का नेम प्लेट है, उस पर शर्मा जी लिखा है, उस पर शुक्र लिखा है, उसकी बाहर की रंग रोगन तो शुक्र जी बता देंगे, लेकिन उसके अंदर जो मिड पॉइंट लॉर्ड है वो उसके अंदर के सोचने का ढंग बताएगा। तो जो किसी भी हाउस के अंदर जब हम लगन फिक्स करते हैं, तो लगन में क्या मिलता है, लगन में एक डिग्री मिलती है। वो डिग्री उस भाव का मध्य होती है, वो डिग्री ही भाव का मिड पॉइंट होती है, और वही मिड पॉइंट पे आने वाले नक्षत्र का जो स्वामी होता है उसे मिड पॉइंट लॉर्ड कहते हैं, उसे उस हाउस का सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से फर्स्ट हाउस के अंदर मिड पॉइंट की डिग्री होती है, वैसे ही हर हाउसेस के अंदर मिड पॉइंट की एक डिग्री होती है, और वही मिड पॉइंट की डिग्री उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर उस हाउस के रिलेटेड चीजों को बताती है। सेकेंड हाउस अगर खाना खाना है, 3 नंबर लिखा है, तो 3 नंबर की वजह से खाना तो सब खा लेंगे फटाफट, लेकिन क्या होगा, खाने के अंदर का जो टेस्ट है वो बदल जाएगा जैसे जैसे अंदर के नक्षत्रों में परिवर्तन आएगा। किसी को मीठा पसंद आएगा खाने में, सेम यही लगन दिखाई देगा। किसी को मीठा पसंद आएगा, किसी को खट्टा पसंद आएगा, किसी को नमकीन पसंद आएगा। अलग अलग वहां पे ग्रहों के कारण अलग अलग तरीके का खाना लोगों को पसंद आ रहा होगा। इसी तरीके से सेम इसी लगन के अंदर आप देखोगे बीमारियां भी पाई जाएंगी। इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम जंतु हो जाते हैं, बैल जैसा लगन है तो सबको बैल जैसी बीमारी हो, ऐसा नहीं होता। बीमारी के घर में जो नक्षत्र आएगा उसके नक्षत्र के हिसाब से उस लगन के लोगों को बीमारियां देखने को मिलती, सबको एक जैसा नहीं होता। ठीक है, मिड पॉइंट लॉर्ड का मतलब क्या था, हर एक हाउस के अंदर जो भाव का मध्य है उस पे आने वाले नक्षत्र का स्वामी, उसे कहते हैं मिड पॉइंट लॉर्ड। तो ये तो ही आपकी क्या चीजें, हम थोड़ा सा जब हाउस के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर की डिग्री जो है वो कंसेप्ट को जागृत करती है, उसे कहते हैं मिड पॉइंट लॉर्ड।
यहां तक की चीजें समझ में आ गई, ये समझ में आ गया और ये समझ में आ गया। हाउस के रिस्पेक्ट में चीजों को देखना है, इसलिए डिग्री के कंसेप्ट को साइन के साथ जोड़ते हैं। जो नक्षत्र आता है वो हाउस की एक्चुअल सिचुएशन बताता है, बाकी पूरे हिस्से पे राशियां बनी रहती है। अब प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स का क्या है? प्लैनेट्स तो जब आपका जन्म हुआ उस समय की परिस्थिति के हिसाब से बने हुए मिलेंगे। मान लीजिए अभी किसी का जन्म हो रहा है तो शनि यहाँ पे नजर आ जाएंगे, आज की तारीख में यहीं पे सूर्य भी नजर आ जाएंगे, यहाँ पे किसी को जुपिटर मिल जाएगा आज की तारीख में। आज जो जन्म ले रहे हैं उनको राहु यहाँ मिल रहा है, केतु यहाँ मिल जाएंगे, मंगल यहाँ मिल जाएंगे और शुक्र भी यहाँ मिल जाएंगे। तो ये क्या हुआ? ये बर्थ में ये पोजीशन फिक्स हो गई। ये पोजीशन फिक्स हो जाने के बाद आज की तारीख में जहां कहीं पे भी चंद्रमा होगा, मुझे नहीं पता आज कहाँ है चंद्रमा, जहां कहीं पे भी चंद्रमा होगा वहां से दशा भी चालू हो जाएगी। जब ये ग्रह इस तरीके से बैठ के मिल गए ना, तो ग्रह का मिल जाना ऊपर की पोजीशन से ये दिखा देता है कि पर्टिकुलर हाउसेस के रिलेटेड में हैप्पीनेस कैसी है। उसके लिए क्या रूल लगाते थे? उसके लिए हम एक ही रूल यूज करते थे कि कोई भी ग्रह अपने से जहां से उसकी गिनती गिनी जा रही है वहां से 6, 8 या 12 ना हो। ठीक है, जहां से जिसकी गिनती गिनी जा रही है वहां से 6, 8, 12 ना हो। मान लीजिए 10th हाउस की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं 11 नंबर लिखा है, तो यहां से इसका स्वामी है वो यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ऐसी सिचुएशन में यहां पे शनि भाग्य में तो बैठा है, लेकिन अगर हम कर्म की बात करें तो कर्म का स्वामी अपने से 12वें चल रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में परेशानियां दे देगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अभी ये इसको पहला भाव माना है तो शुक्र यहां से 8वें चल रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं बीमारियों की बात हो सकती है, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस हेल्थ को दर्शा रहा है। तो जब कभी भी कोई जन्म कुंडली बनती है, उस पर्टिकुलर जन्म कुंडली के अंदर ये चीजें फिक्स होकर मिलती हैं और चंद्रमा के आधार पे दशाएं भी फिक्स होकर मिलती हैं। तो वहां तक सबके साथ पिक्चर बिल्कुल फिक्स है। अब एक सवाल ये पूछा गया था कि मान लीजिए मेरा कोई एक पर्टिकुलर लगन है, तो क्या मेरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि एक ही लगन से जन्म ले लेते हैं। आज जरूरी नहीं है कि उनकी उम्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हो, कुछ छोटे बच्चे होंगे, कुछ वृद्ध होंगे और कुछ उस एज ग्रुप में होंगे। आपकी अपनी इंडिविजुअल चार्ट्स के अंदर 6th हाउस का लॉर्ड तो सब में सेम नजर आएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे शुक्र है, सबके लिए ये शुक्र नजर आएगा, लेकिन इसके अंदर के जो नक्षत्र के स्वामी होंगे वहां पे चेंजेस आ जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से नक्षत्र आ सकते हैं, यहाँ पे या तो मंगल का नक्षत्र आएगा, या फिर राहु का नक्षत्र आएगा, या फिर जुपिटर का नक्षत्र आएगा। अब जिन लोगों के लिए यहाँ पे मंगल का नक्षत्र मौजूद है और ये मंगल इससे तृतीय है, थोड़ा सा आगे बढ़कर चल रहा है संघर्ष, तो इनसे बोला जाएगा कि अभी आपको ज्यादा संघर्ष की जरूरत पड़ेगी और उस परिस्थिति में आप क्या कर लोगे? अच्छे से काम कर लोगे। क्यों? क्योंकि मंगल विपरीत राजयोग बना रहा है, वो अपनी ओर से मदद करेगा, आपको मेहनत करनी है, अपने से 3 घर आगे है, यानी कि कहीं ना कहीं ब्रेवरी दिखानी है, करेज दिखाना है। राहु की बात करें, राहु यहाँ का स्वामी है और बैठ गया है लगन के अंदर जाके, तो कहीं ना कहीं इसका यहाँ पे मौजूद होना, कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करने की बात करें तो उससे ज्यादा मुझे लगता है यहाँ पे मैं बात कर दूंगा इसके लिए रोग की समस्या ना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि इसने हेल्थ के भाव के ऊपर कनेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे रोग की समस्या बन जाएगी। अभी भी यही सिचुएशन रहेगी। शुक्र को तो हम एक ही जगह बिठाए रखेंगे, लेकिन देखिए मिड पॉइंट चेंज हो जाने के कारण रिजल्ट्स में वेरिएशन आने लगता है। अब ये गुरु है, गुरु यहाँ पे चल रहा है, गुरु यहाँ पे दृष्टि डाल दे, ऐसी परिस्थिति में जिनका जुपिटर चल रहा है वो यहाँ पर जुपिटर है, अगले महीने आप देखोगे जब ये आगे चला जाएगा अप्रैल के बाद, तो इनके लिए कॉम्पिटिशन्स को क्लियर करना ज्यादा आसान होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थिति में ये शुक्र इसके आगे की किन्हीं राशियों में मौजूद कर रहा होगा और इसका मिड पॉइंट लॉर्ड जो है वो गेंस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, वहां पे एक सिचुएशन बनती है। ऐसे ही अप्रैल के बाद अगर ये राहु आगे बढ़ जाए और 6th हाउस को बल दे दे, ऐसी परिस्थिति में भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन्स क्लियर हो रहे होंगे जिनका राहु सही होगा, मंगल भी इस हिसाब से पोजीशन होगा। तो एक जैसे लगन के अंदर सबके साथ एक जैसा रिजल्ट कभी नहीं होता। उसका एक्चुअल कारण ये हो जाता है कि जो मिड पॉइंट के लॉर्ड्स होते हैं वो अलग अलग सिचुएशनों में मौजूद होते हैं। ठीक है, इस कारण से इसको इंपॉर्टेंट देना होता है। जो भी हर हाउस के अंदर का मिड पॉइंट है उसका लॉर्ड उसके सोल की तरह काम करता है।
हर किसी के ऊपर एक जैसी परिस्थितियां नहीं होती। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 3 नंबर का जो लगन इस समय चल रहा है, मैं सिर्फ इस वाले भाव में ही लगन को चेंज कर रहा हूं। 3 नंबर का लगन जो चल रहा है, यहां पर इसके अंदर जो नक्षत्र आते हैं 3 नंबर में, उसमें से एक नक्षत्र आता है आद्रा, जो कि राहु का नक्षत्र है। तो जितने लोगों का 3 नंबर का लगन चल रहा है और राहु जिनका मिड पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से मेंटल तौर पे परेशान चल रहे हैं। बीमारी कारण हो सकती है, कोर्ट कचहरी एक कारण हो सकती है, एक्सीडेंट एक कारण हो सकता है, लड़ाई झगड़े एक कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मानसिक परेशानियां चल रही हैं। सारे के सारे पे नहीं चल रही। 3 नंबर में सिर्फ उन लोगों पे जिनका मिड पॉइंट, यहाँ जो नक्षत्र है वो आद्रा नक्षत्र है, उनके साथ ऐसा चल रहा है। ये सिचुएशन है। इसी तरीके से इस समय हम जब बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई लगन हमने बात करी इस समय में, तो वह हमने किसकी की? हमने करी थी धनु लगन की। धनु लगन के अंदर भी ऐसा नहीं है कि सभी के सभी एक बराबर ही पीड़ित है। सबकी पीड़ा जो है ना, वो अलग अलग परिस्थितियों के साथ जुड़ गई है। क्यों? किसी की चंद्र राशि के कारण है, किसी के लगन के कारण है, किसी के सूर्य लगन के कारण है। अब यहाँ पे 9 नंबर आ रहा है। 9 नंबर के अंदर जो नक्षत्र आते हैं, सीधे सीधे यहाँ पे 3 आएंगे। एक तो आता है आपके पास सूर्य का, एक आता है आपके पास शुक्र का, और एक आता है आपके पास केतु का। ऑर्डर ऐसा होगा, सबसे पहले केतु 13 डिग्री 20 मिनट तक जाएगा, फिर शुक्र 26 डिग्री 40 मिनट तक, फिर सूर्य जाएगा। ठीक है, ये सूर्य का आखिरी के कुछ 3-4 डिग्री बचते वो सूर्य के पास आते। ऐसे परिस्थिति में जिन लोगों का मिड पॉइंट केतु से कनेक्ट है, और ये केतु गोचर में इस समय 8 नंबर में यहां से चल रहा है, तो इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा मानसिक कष्ट चले आ रहा है। और ये मानसिक कष्ट से कब तक चल रहा है? सितंबर 2020 से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक ये सिचुएशन इनकी बनी हुई है। 1.5 साल का पीरियड लेता है वो, 1.5 साल के लिए वहां पे बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन सभी का नहीं बैठा। जिन लोगों का मिड पॉइंट 0 डिग्री से लेकर 13.20 तक है, जिनका वहां मूला नक्षत्र आ रहा है, वो मूला नक्षत्र का स्वामी यहाँ पे बैठ गया है, इस कारण से इनको परेशानी आ रही है। इसी तरीके से शुक्र को उठा के देख लीजिए। जिन लोगों का मिड पॉइंट लॉर्ड अभी शुक्र के साथ कनेक्ट है, वो शुक्र इस समय गोचर में यहीं पे मौजूद है। ठीक है, तो ये लोग जो हैं, ये उतने ज्यादा परेशान नहीं होंगे। परेशान तो ये भी होंगे, लेकिन ये उतने ज्यादा परेशान नहीं होंगे। क्यों? अब यहां पे क्या कंडीशन है, अब इसको देख लीजिए। 9 नंबर का ये, 10 नंबर ये, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब यहां पे परेशानी का कारण क्या है? परेशानी का कारण यह है कि शुक्र जो है वो 6ठे भाव का स्वामी होकर बैठ गया है केंद्र में आके, और ये दूसरा गेन 11th हाउस का भी लॉर्ड है, लेकिन 11th भी 6th से 6th होने के कारण हेल्थ इश्यूज दिखा सकता है, परेशानियां दिखा सकता है। तो यहां पर हेल्थ के मामले में ये शुक्र जो है इस समय परेशान कर रहा है। ऐसी कंडीशन में ये मिड पॉइंट लॉर्ड होकर वहां पे कनेक्ट होना कहीं ना कहीं थोड़ी सी लाभप्रद स्थिति भी दे रहा है, लेकिन एक्सीडेंट, रोग, चोट, ये सारी परिस्थितियां भी दे रहा है, जो कि मानसिक परेशानियां भी देगी। तो ये चीज यहां पे जुड़ रही है। ठीक है, इसके बाद सूर्य जो है, सूर्य इस समय गोचर में यहां से आगे बढ़ के निकल के आ गए हैं यहां पर। तो सूर्य वाले जो चल रहे हैं, उनको अभी इतनी परेशानी नजर नहीं आ रही। अब एक बात कि सभी के सभी जो धनु लगन के जातक जातिकाएं हैं, धनु लगन के जातक जातिकाएं, उनके ऊपर सबसे प्रोमिनेंट इंपैक्ट क्या हो रहा है? वो ये हो रहा है कि शनि यहां बैठा हुआ है, और ये शनि यहां पे गोचर का बैठा हुआ है। गोचर, दिस इज द क्रूशियल फैक्टर। गोचर, शनि क्या है? कर्म कारक है। अब कर्म कारक ग्रह कहां बैठा है? 2nd हाउस में। 2nd हाउस का मतलब होता है फैमिलीज। ठीक है, और शनि कैसा ग्रह है? शनि जो है वो बहुत ज्यादा रिलेशंस को मानने वाला ग्रह नहीं है। तो जितने भी 9 नंबर के लगन के जातक जातिकाएं हैं, उनका कोई भी मिड पॉइंट लॉर्ड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। शनि यहां बैठा है, किन चीजों से परेशानी कर रहा है? घर के अंदर के माहौल से परेशानी कर रहा है। शनि की दृष्टि जो है पृथकतावाद की, वो इस पर आ रही है, माता से या अपने घर के अंदर के माहौल से डिस्टर्ब कर रहा है। ये सबके साथ लागू हो जाएगा। अब यहाँ पे मिड पॉइंट लॉर्ड की बात नहीं है, ये गोचर का खेल है। जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 से शनि ने एंट्री मारी। जैसे जैसे वो भाव में आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे उसने भाव के मध्य को छुआ, वैसे वैसे हर इंडिविजुअल चार्ट्स में भाव का मध्य, मिड पॉइंट अलग अलग होता है। इसीलिए किसी को वो चीज जल्दी महसूस हुई है, किसी को वो चीज देर से महसूस हुई है। ये सबके साथ चल रहा है।
यहां पे बैठ के कई बार वो चैलेंजेस कहां पे दे रहा है, सेविंग्स में दे रहा है। जो आपके जमा पैसे थे 2.5 साल से, उसे खर्च करना पड़ रहा है। यहाँ पे बैठ के 4th हाउस को देख रहा है, तो किसी को माता की तरफ से परेशानी, किसी को प्रॉपर्टी की तरफ से परेशानी, किसी को घर के अंदर की परेशानी। शनि यहाँ बैठा है, हम कर्कश होके बात कर जाएंगे, उस कारण से हमारे दूसरों से परेशानी। पराक्रम का स्वामी है, अपने से 12th हो गया है, इसीलिए हम थोड़ा सा अपने करेज में कमी सी महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप में पराक्रम की कोई कमी आ गई, लेकिन परिस्थिति में वो गोचर में ऐसा बैठ गया है कि हम चाह कर भी परिस्थितियों से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे। ये सिचुएशन यहां खड़ी कर रहा है, ये है दिक्कत। इसी तरीके से शनि की एक दृष्टि जो है पृथकतावाद को लेकर वो यहां पे बैठी हुई है, और केतु की ये दृष्टि यहां पे बैठी हुई है। इसीलिए आंख बंद करके भी मैं बार बार एक ही चीज हर प्रिडिक्शन के लिए बोल रहा था कि जब भी 9 नंबर का लगन है, धनु लगन है, और जो लोग मैरिड हैं उनके कंडीशन में 8th हाउस वैवाहिक सुख का है, उसके ऊपर 2 पृथकतावादी ग्रह देख रहे हैं, वैवाहिक सुख को यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी तरह से खराब कर रहे हैं। आप ये मान के चलो कि ये कम से कम आपको अप्रैल तक खराब करेंगे। क्यों? क्योंकि सेपरेटिस्ट एस्पेक्ट गोचर में है, गोचर में और इस जगह पर है, इस कारण से ये सिचुएशन खराब हो रही है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो भाव होता है, ये भाव होता है ससुराल पक्ष का, तो ससुराल पक्ष से बेमतलब में यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट काम कर रहा है। यही केतु और शनि का एस्पेक्ट 4th हाउस पे काम कर रहा है एक साथ मिलकर, जो कि मन की मानसिक खुशी के लिए होता है। तो गोचर का ये एस्पेक्ट, गोचर का ये एस्पेक्ट आपको परेशान किए हुए। अब इस कंडीशन में आज की तारीख में जितने लोगों का चंद्रमा यहां लिखा हो या जितने लोगों का चंद्रमा यहां लिखा हो, यानी अगर आपकी इस समय मीन राशि है, मान लीजिए मीन राशि के लोग हैं आप, या फिर आप कैंसर कर्क राशि के लोग हैं, आपका चंद्रमा वहां पे बैठा है, इसलिए आप और ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान पे परेशान हुए जा रहे हो। पृथकतावाद के दोनों ग्रह मन के कारक के ऊपर, मन के भाव के ऊपर भी हिट कर रहे हैं, यहां पर मन के ऊपर हिट कर रहे हैं, तो ये चीजें परेशानी कर रही। अब ये इसमें से कोई भी लगन की कुंडली है, अगर चंद्रमा मीन राशि में बैठा है या कर्क राशि में बैठा है, आप उससे बात करके पूछ लो। वो कहीं ना कहीं मन में व्याकुल है, वो क्या होगा ये सोच के परेशान है, उसके थॉट प्रोसेस उसको इमोशनली डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, क्योंकि ये गोचर का इफेक्ट है, गोचर का इफेक्ट। इस तरीके से कोई भी चार्ट जो है उसके ऊपर फिक्स रहती हैं चीजें। अब कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी जिंदगी में दशा क्या चल रही है, गोचर ऐसा चल रहा है कि वो उसको परेशान कर रहा है। जो भी कोई आता है मुझे यही कहना पड़ता है, अप्रैल तक संयम बना के रखिए। अप्रैल के संयम की बात क्यों है? क्योंकि जैसे ही इसकी मूवमेंट हो जाए एक घर आगे पीछे, दोनों की जो दृष्टियां हैं वो कम से कम खत्म होंगी तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। शनि जो है जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अप्रैल मई जून तक वो आपको एक नया करेज देंगे और वो फिर पीछे लौट के जाएंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं अक्टूबर के बाद जाके फिर से सामने करेज में आएंगे। तो जो लोग भी अभी 9 नंबर के लगन से जुड़े हैं उनके साथ ये गोचर का प्रभाव है जो कि काम कर रहा है। ठीक है, आर्थिक तंगी अगर आपको नजर आ रही है तो ये शनि जब यहां से आगे बढ़ के आएंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज को खत्म करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये वाला कंसेप्ट इसलिए भी समझाना जरूरी है क्योंकि बहुत सारी किताबों ने और बहुत सारे लोगों ने कुछ बातों को कर दिया। वो ये कि ये लोगों का मानना है कि ग्रह अगर कहीं पे बैठा है तो वो वहां पे हमेशा सपोर्ट ही करेगा। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे शनि 2nd हाउस में बैठा है तो धन भर जाना चाहिए था। जितने भी सेगिटेरियस या धनु लगन के लोग हैं उनके यहाँ जो धन भाव का स्वामी शनि है वो धन भाव में बैठा है, तो बिल्कुल धन को तो उसको भर देना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसा दिख रहा है आपको रियलिटी में? ऐसा नहीं दिख रहा। उसका कारण समझना। कारण ये है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए धन भर रहा होगा जिसकी जन्म कुंडली में शनि यहीं के यहीं पे मौजूद होगा, सिर्फ उनके लिए। यानी कि जब अभी वो गड्ढे खोद के निकालते हैं ना, तो बिल्कुल एग्जैक्टली जिसका शनि यहीं के यहीं मौजूद है उनके लिए ये प्लस पॉइंट है, अन्यथा बाकियों के लिए नहीं। उसमें एक थ्योरी काम करती है, एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा। उससे हम कहते हैं डिपॉजिटर की थ्योरी। डिपॉजिटर क्या है कि कोई भी भाव का स्वामी किसी दूसरे के राशि में जाके बैठ जाता है तो वो एक तरीके से उसके लिए किराएदार हो जाता है। मान लीजिए ये शनि अगर यहां नहीं बैठा आपकी जन्म कुंडली में, ये शनि उठ के जाके बैठ गया है यहां पर, तो ये राशि किसकी है? ये राशि है सूर्य की। तो मकान किसका है? सूर्य का मकान है। सूर्य के मकान के अंदर शनि जो है
वो जाके बैठ गया है, वो उसके यहाँ किराएदार बन गया है। ऐसी परिस्थिति में डिपॉजिटर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें क्या होगा कि अब सिर्फ ये नहीं बोलेगा कि मैं कब दूंगा, बल्कि सूर्य भी उसके साथ कनेक्ट होके बोलेगा। जब धन की बारी आएगी तो अब शनि इंडिविजुअल नहीं है, सूर्य भी कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका मालिक था, लेकिन ये इसके यहाँ किराए से रह रहा है। जिसके यहाँ किराए से रह रहा है उसका भी थोड़ा बहुत कंसिडरेशन उस पर लेके चलना पड़ेगा। इस कारण से डिपॉजिटर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिपॉजिटर की थ्योरी जिसको समझ में आ गई उसको राहु और केतु का पूरी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्योंकि डिपॉजिटर की थ्योरी ना सिर्फ कि सभी ग्रहों पे बल्कि राहु केतु के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हुई देखी जाती है। तो ये थी आज की चर्चा। मिड पॉइंट का मतलब है हाउस के अंदर का वो नक्षत्र जो कि एग्जैक्टली उस हाउस के मध्य पर आता है। इसी तरीके से जब हम गोचर की बात करते हैं, इसका मतलब होता है आज की दशा में ग्रहों की जो स्थिति है उसको आपके जन्म लगन कुंडली के ऊपर बना के देखना। इसे कहते हैं गोचर का प्रिडिक्शन। धन्यवाद।